बियॉन्ड ब्रिक्स emerging alliances shaping the 21st century world order 2026। स्कूल में आपने जो वर्ल्ड मैप पढ़ा था उसे भूल जाइए। इसलिए नहीं कि बॉर्डर्स बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि पावर की लाइंस पूरी तरह रीड्रॉ हो चुकी हैं। जो रिजिड ब्लॉक्स आपने याद किए थे, जैसे G7, नेटो और ब्रिक्स, अब पूरी कहानी नहीं बताते। ये धीरे धीरे 20th सेंचुरी की दुनिया के फेडिंग घोस्ट्स बनते जा रहे हैं। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको 2026 की दुनिया में ग्लोबल पावर की हिडन आर्किटेक्चर दिखाने वाला हूँ। आज पावर का मतलब दो कैंप्स में से एक चूज करना नहीं है। आज पावर फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल और इश्यू बेस्ड अलायंसेज में है, जो पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट बनते और खत्म होते हैं। अगर आपको इस नई दुनिया को समझना है, तो आपको समझना होगा कि इंडिया जैसे देश केओस में सर्वाइव ही नहीं कर रहे, बल्कि गेम के रूल्स को रीराइट कर रहे हैं। सेक्शन 1, द न्यू रूल्स ऑफ द गेम। दशकों तक जियोपॉलिटिक्स चेस गेम की तरह था, जिसमें दो क्लियर साइड्स होती थी। फिर धीरे धीरे दुनिया में G7 जैसे ब्लॉक्स आए, जो एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ब्रिक्स आया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और 2010 के बाद साउथ अफ्रीका, जिसे राइजिंग काउंटरवेट माना गया। आइडिया सिंपल था, या तो आप एक कैंप में थे या दूसरे कैंप में, लेकिन यह मॉडल अब टूट चुका है। आज दुनिया उस फेज में है जिसे कुछ एनालिस्ट्स G0 वर्ल्ड कहते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कोई सिंगल ग्लोबल लीडर नहीं है, जिससे पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इस सिचुएशन ने दो कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया है, जिन्हें आपको जरूर समझना चाहिए: मिनिलैटरलिज्म और मल्टी अलाइनमेंट। मिनिलैटरलिज्म का मतलब है छोटे, फ्लेक्सिबल कोalitions बनाना, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसे ऐसे समझिए जैसे स्पेशल ऑपरेशंस टीम, ना कि एक बड़ी स्लो आर्मी। यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में सबकी एग्रीमेंट का वेट करने की जगह कुछ कंट्रीज जो सेम गोल शेयर करती हैं, तेजी से एक्शन ले सकती हैं। ये ग्रुप्स शेयर्ड आइडियोलॉजी पर नहीं, शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर बनते हैं। मल्टी अलाइनमेंट वह स्ट्रैटेजी है जिससे स्मार्ट कंट्रीज इस नई ग्लोबल गेम को खेलती हैं। इसका मतलब है एक ब्लॉक के साथ एक्सक्लूसिव लॉयल्टी छोड़ना और मल्टीपल पार्टनरशिप्स बनाना। एक कंट्री राइवल नेशंस के साथ भी रिलेशंस रख सकती है। वह एक देश के साथ टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर सकती है, दूसरे के साथ सिक्योरिटी में और तीसरे के साथ ट्रेड में, एक ही समय पर। यह स्ट्रैटेजी उस कंट्री के लिए सबसे बड़ा पावर मूव है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। ये सिर्फ थियरी नहीं है। हेडलाइंस देखिए, ब्रिक्स ग्रुप का साइज तेजी से बढ़ गया है। ओरिजिनल 5 मेंबर्स ने लेट 2023 में 6 नए देशों को इनवाइट किया। अर्जेंटीना ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन अर्ली 2025 तक इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया फुल मेंबर्स बन गए। कई और देशों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है और एक्सपैंडेड ब्लॉक अब दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रुप द डॉलराइजेशन ट्रेंड को पुश कर रहा है, जहां ट्रेड लोकल करेंसीज में हो रहा है और नई ट्रेडिंग यूनिट की चर्चा भी चल रही है, जिसका उद्देश्य वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रिक्स एक्सपेंशन ही पूरी स्टोरी है, तो आप मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं। ये सिंपल एंटी वेस्ट ब्लॉक नहीं है, यह नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है और इसके मेंबर्स भी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 2, द न्यू अलायंसेस, केस स्टडीज इन अ मल्टी अलाइंड वर्ल्ड। अब ये समझने के लिए कि यह सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है, आइए 3 ऐसे की एरियाज देखते हैं जहां नई अलायंसेस पावर मैप को रीड्रॉ कर रही हैं। केस स्टडी 1, द इंडो पैसिफिक एंड द क्वाड 2.0। सबसे पहले इंडो पैसिफिक, जो आज ग्लोबल पावर का नया सेंटर बन चुका है। यह मिनिलैटरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। शुरुआत में ये ग्रुप चाइना को काउंटर करने के लिए बना था, लेकिन अब यह क्वाड 2.0 बन चुका है। अब इसका फोकस सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। अब यह वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, डिजास्टर रिलीफ और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने जैसे इश्यूज पर भी काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिए कैसे अलायंसेज ओवरलैप करती हैं। इंडिया, जो क्वाड का कॉम मेंबर है, वही इंडिया एक और ग्रुप का भी हिस्सा है, जिसे I2U2 कहा जाता है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस शामिल हैं। ये ग्रुप पूरी तरह बिजनेस फोकस्ड है। इसका फोकस है फूड सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स में जॉइंट इन्वेस्टमेंट। ये साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है और पुरानी राइवलरीज को बाईपास करता है। यह एक परफेक्ट मिनिलैटरल है। 4 अलग अलग कंट्रीज जो आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल से जुड़ी हैं। इसी समय एक और अलायंस मौजूद है, ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस शामिल हैं। यह एक हार्ड सिक्योरिटी पैक्ट है जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को शिफ्ट करता है। यही आज की ग्लोबल रियलिटी है। एक बड़ा ब्लॉक नहीं, बल्कि मल्टीपल ओवरलैपिंग ग्रुप्स जो अलग अलग फंक्शंस पर काम करते हैं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
या दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मिनिलैटरलिज्म और मल्टी अलाइनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हम हर वीक ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे डीप एनालिसिस वीडियोस बनाते रहेंगे। सेक्शन 3, केस स्टडीज कंटिन्यूड। केस स्टडी 2, द मिडिल ईस्ट एंड इट्स न्यू एंटेंगलमेंट्स। हमारा दूसरा अरेना है मिडिल ईस्ट। ये रीजन लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट और ऑयल से डिफाइन होता रहा है। पहले बैटल लाइंस काफी क्लियर थी, लेकिन अब नई इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स कुछ बहुत अनयूजुअल पार्टनरशिप्स क्रिएट कर रही हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स ने इजराइल और यूएई, बहरीन जैसे देशों के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज किए और एक नया इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सेस शुरू किया। लेकिन अब सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यूएई, जो यूएस का एक की पार्टनर है, अब ब्रिक्स का फुल मेंबर बन चुका है। सऊदी अरेबिया, जो इसका नेबर है, उसे भी ब्रिक्स ज्वाइन करने का इन्विटेशन मिला और वह अभी अपनी मेंबरशिप पर विचार कर रहा है। साथ ही सऊदी अरेबिया ब्रिक्स ब्लॉक के साथ अपने रिलेशंस को डीपन भी कर रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि ब्रिक्स प्लस ग्रुप को ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर मैसिव लीवरेज मिल रहा है और पेट्रोडॉलर सिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक तरफ ये कंट्रीज यूएस के सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, एक ऐसे ब्लॉक में जो यूएस डोमिनेंस को चैलेंज करता है। यही मल्टी अलाइनमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। केस स्टडी 3, अफ्रीका रिसोर्स रश। अब तीसरा केस स्टडी है अफ्रीका। ये कॉन्टिनेंट इस समय एक बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट के बीच में है, जिसका एक बड़ा रीजन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जिसका गोल है 1.3 बिलियन लोगों का एक सिंगल मार्केट बनाना। लेकिन असली कहानी जमीन के नीचे छुपी है। अफ्रीका के पास कोबाल्ट, लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स के दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, जो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए जरूरी हैं। इसने एक नई स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका को ट्रिगर कर दिया है। लेकिन इस बार ये स्क्रैम्बल स्ट्रैटेजिक है, कॉलोनियल नहीं। चाइना यहाँ मौजूद है और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है। रशिया यहाँ है, सिक्योरिटी डील्स ऑफर कर रहा है। वेस्ट यहाँ है, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स पुश कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया भी यहाँ है। इंडिया शेयर्ड डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर पार्टनरशिप्स बना रहा है और लाइंस ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है। ब्रिक्स के मेंबर्स जैसे इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में की प्लेयर्स बन चुके हैं और हर मेजर पावर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सेक्शन 4, इंडियाज टाइट रोप वॉक। यहाँ से वह कॉमन थ्रेड सामने आता है जो इस पूरे डिस्कशन को जोड़ता है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी। कई सालों तक एनालिस्ट्स कंफ्यूज रहे कि इंडिया एक तरफ क्वाड का लीडिंग मेंबर कैसे हो सकता है, जो चाइना को बैलेंस करने वाला ग्रुप माना जाता है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर भी कैसे है, जहां चाइना सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर है। इसका आंसर इस पूरे वीडियो की आइडिया है। 21st सेंचुरी में आपको किसी एक साइड को चूज करने की जरूरत नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया यूएस के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप करता है, रशिया के साथ एनर्जी कोऑपरेशन रखता है और चाइना के साथ क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज पर और ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। और 2026 वह साल है जब यह स्ट्रैटेजी वर्ल्ड स्टेज पर क्लियर दिखेगी। इंडिया क्वाड लीडर्स समिट होस्ट करने वाला है और उसी साल स्टैंडर्ड रोटेशन के अनुसार इंडिया ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी संभालेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यह एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है। इंडिया खुद को लीडिंग पावर के रूप में पोजीशन कर रहा है, एक ऐसा नेशन जो अपने दम पर खड़ा हो सके और पोलराइज्ड वर्ल्ड में ब्रिज बिल्डर की रोल निभा सके। दोनों ग्रुप्स का हिस्सा बनकर इंडिया यह इंश्योर करता है ब्रिक्स नॉन वेस्टर्न बना रहे, ना कि प्योरली एंटी वेस्टर्न, और साथ ही क्वाड के जरिए अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करता है। यह एक हाई वायर एक्ट है, लेकिन G0 वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखना सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन चुका है। कंक्लूजन, जब आप 2026 में वर्ल्ड मैप को देखें तो अपने पुराने टेक्स्ट बुक्स के सॉलिड कलर्ड ब्लॉक्स को ढूंढना बंद कर दीजिए। वह दुनिया अब खत्म हो चुकी है। आज की रियलिटी एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग नेटवर्क है। एक्सपैंडेड ब्रिक्स का राइज कोल्ड वॉर की वापसी नहीं है, ये सिर्फ एक बड़े और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वेब का एक इंपॉर्टेंट नोड है। आज रियल पावर उन देशों के पास है जो इस वेब को स्किलफुली नेविगेट कर सकते हैं, जो जरूरत के हिसाब से कोएलिशंस बनाते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब कंट्रीज सिर्फ इस बात से डिफाइन नहीं होती कि वे किस एक क्लब का हिस्सा हैं, बल्कि इस बात से डिफाइन होती हैं
कि वे कितने नेटवर्क्स को लिवरेज कर सकती हैं। यह मल्टी अलाइनमेंट की दुनिया है, जहां इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने देखा, इंडिया इस नए इरा में थ्राइव करने का प्लेबुक खुद लिख रहा है। एक ही साल में क्वाड होस्ट करना और ब्रिक्स चेयर करना, ये क्लियर मैसेज देता है। फ्यूचर साइट चूज करने के बारे में नहीं है, फ्यूचर ब्रिज बनने के बारे में है, जो अलग अलग साइट्स को कनेक्ट करे। 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर वॉल्स से डिफाइन नहीं होगा, बल्कि फ्लेक्सिबल, स्ट्रैटेजिक और कभी कभी सरप्राइजिंग अलायंसेस से डिफाइन होगा, जिनके जरिए नेशंस अपनी डेस्टिनी खुद शेप करेगी।